इस कार्यक्रम में मुझे अवसर देने के लिए बहुत आभार। सभागार में उपस्थित प्राचार्यगण और बच्चों, अभी मेरे से पूर्व वक्ता बिजलानी जी इमोशंस इंटेलेक्ट का बात कर रहे थे, तो मैं भी अपनी बात 3D में कहूँगा। कुछ दिल से, कुछ दिमाग से, कुछ देखकर। फिलॉसफी की बात आई और दीनदयाल जी का जो चिंतन है उसका 21वीं सदी में उसकी प्रासंगिकता। दुनिया में कोई भी स्वावलंबी नहीं है और दुनिया में कोई भी इतना निकृष्ट नहीं है, मनुष्य हो, जीव हो, वनस्पति हो, पदार्थ हो, जड़ हो, कि वो पूरी तरह परावलंबी है। कोई भी इतना सर्वगुण संपन्न नहीं है जो स्वावलंबी है। कोई इतना अनुपयोगी या निकृष्ट नहीं है कि पूरी तरह परावलंबी है। बल्कि भारतीय दर्शन कहता है हम सब परस्परावलंबी हैं। वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। जड़ चेतन भी, मैटर कॉन्शियस भी। हाँ, तो जब ये टाइम हो जाए तो मुझे 5 मिनट पहले आप बता दीजिए। तो हम सब परस्परावलंबी हैं। ये परस्परावलंबन, जैसे माइक पर मैं अवलंबी हूं, माइक मुझ पर अवलंबी है, तो ये परस्परावलंबन एक कड़ी बनाता है। ये कड़ियां जब जुड़ती हैं तो एक श्रृंखला बनती है और वो श्रृंखला अपने अंतिम छोर पर जाकर भारतीय दर्शन का घोषवाक्य बनती है। ना कोई स्वावलंबी है, ना परावलंबी है, हम सब परस्परावलंबी है। ये परस्परावलंबन एक कड़ी बनाता है। ये कड़ियाँ जब जुड़ती हैं तो एक श्रृंखला बनती है और ये श्रृंखला अपने अंतिम छोर पर जाकर वसुधैव कुटुंबकम का चक्र बनाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का घोष देती है। पूरी फिलॉसफी का उसमें से डेवलपमेंट मॉडल निकालने के लिए भी रास्ता देती है। और ये वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पृथ्वी के सर्वाइवल की गारंटी है। मनुष्य, अर्थ, प्रकृति, विज्ञान, ईश्वर, ये जो कड़ियां हैं, इस पूरे के पृथ्वी के सर्वाइवल की गारंटी है। और डेवलपमेंट का, वो चाहे मटेरियल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, उसका अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिफिक फार्मूला। वो सस्टेनेबल है, ऑनगोइंग, जैसा अभी कहा, वो इंक्लूसिव है, वो शेयर्ड है, साझा समृद्धि, सर्वसमावेशी और अक्षय, जिसका कोई क्षय नहीं होता। दीनदयाल जी के चिंतन पे जब हम बात करते हैं तो ये जो भारतीय चिंतन है, दीनदयाल जी ने केवल उसकी व्याख्या की है युगानुकूल। जितने हमारे ऋषि मनीषी आए हैं, अगर कोई वो दावा करता है कि मैं मौलिक चिंतन हूं, तो उसके दावे की कसौटी पे जांच परख होनी चाहिए। मेरा मानना है सबने, जो हमारी सनातन दृष्टि है, उसको युगानुकूल व्याख्या दी है अनुभव के आधार पर। क्योंकि दर्शन अनुभव के आधार पर, विज्ञान प्रयोग के आधार पर उत्तर देता है। तो विज्ञान के उत्तर एक ही आएंगे, 2 + 2 4। दर्शन में, क्योंकि वो अनुभूतियों के आधार पर व्याख्या है, तो तरीके अलग, तर्क अलग अलग होंगे, लेकिन पहुंचेंगे सब वहीं। तो वो अनुभव के आधार पर उत्तर देता है, वो प्रयोग और सूत्र, फार्मूले उसके आधार पर। इस आधार पर सभी ने व्याख्या करी, उसमें दीनदयाल जी ने भी करी। मैं, मेरा, हमारा, सबका, और सब में तो मैं हूं ही।
तो जब सब सुखी रहेंगे तो मैं दुखी कैसे रहूँगा, और जब सब दुखी रहेंगे तो मैं सुखी कैसे रहूँगा। तो देखने का ये दृष्टिकोण, इस पे अब मैं सबने व्याख्याएं दी, आदि शंकराचार्य ने भी दी, अद्वैत का सिद्धांत दिया, तो सब हैं तो सब आओ। फिर जितने आक्रमणकारी हैं, ये तो वसुधैव कुटुंबकम है, अपने परिवार का, आ जा भाई तू भी बस जा, मिलकर खाएंगे। उस आधार पर हमारी भारत का जो सिस्टम चला, क्योंकि जहां भूख होगी वहां दर्शन विकसित ही नहीं होगा। अगर 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं, अगर 104 करोड़ लोग डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 8 रुपये 66 पैसे रोज पा रहे हैं, तो वो दर्शन की क्या बात करेंगे। दर्शन तो तब शुरू होगा ना जब पेट भरा होगा, वरना तो रोटी ही दर्शन है, मकान ही दर्शन है, कपड़ा ही दर्शन है, बच्चों की अच्छी शिक्षा ही दर्शन है। जब इससे संतुष्ट हो गए तब मन में प्रश्न आता है, मैं कौन, क्यों आया हूं, जाना कहां है। तो भारत में दर्शन सबसे पहले भारत में विकसित हुआ। भारत ने दुनिया को उद्योग, व्यापार, ज्ञान, संस्कार, विज्ञान, गणित यही नहीं दिया, भारत ने दर्शन भी दिया। हमारे उपनिषदों में, वेदों के अंतिम हिस्से में दर्शन आता है। तो कहने का मतलब हम इस आधार पर चले, और जो भी आया तुम भी बस जाओ, तुम भी खाओ, हम भी खाएं, वसुधैव कुटुंबकम, और आक्रमणकारी आते गए। तो एंगस मेडिसन ने स्टडी किया, बड़े अर्थशास्त्री हैं, दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का एक बार अध्ययन करो। उनके जिम्मे लगाया, उसने अपने साथ एक बड़ी टीम रखी, और 1 जनवरी 1 तब से लेकर 31 दिसंबर 2000 साल की दुनिया की सभी देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। तो उसने बताया कि भारत 1750 तक, मतलब अंग्रेज जब तक नहीं आए, बाकी लोग आए, वसुधैव कुटुंबकम, आओ मिलकर खाओ पियो रहो, 1750 तक भारत वर्ल्ड जीडीपी में 24% से लेकर और 32% की शेयर के साथ दुनिया में या तो नंबर 1 था या नंबर 2 था। लगातार 1750 साल तक। अभी तो 10-10 साल में रिसेशन आते हैं, 2008 में मंदी आ जाती है, फिर 10 साल बाद मंदी आ जाती है, फिर कुछ करोड़ लोगों को डेवलपमेंट प्रोसेस से बाहर करो, फिर बेलर पैकेज दो, फिर दोबारा इकोनॉमी को खड़ा करो। 1750 साल तक भारत इधर नंबर 1 और 2, 24 से 32% की शेयर के वर्ल्ड जीडीपी में शेयर के साथ भारत सोने की चिड़िया था। तो वो जो डेवलपमेंट मॉडल निकला था वो इसी में से निकला था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, बिना एक दूसरे को लूटे, बिना एक दूसरे को कष्ट पहुंचाए, बिना एक दूसरे की भावनाओं को आहत किए, बिना एक दूसरे के शरीर को आहत किए सुख से रहा जा सकता है। ये जो पश्चिम की एक तरीका डेवलप हुआ, शोषण आधारित भोग के लिए आत्मा रहित विकास मॉडल, क्योंकि दर्शन का पता ही नहीं था। कोलंबस गए, रेड इंडियन देखे, मार दिए, लूट लिए, कब्जा कर लिया। उनको ये पता ही नहीं था कि बिना लूटे, बिना बलात्कार किए सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक जीवन जिया जा सकता है। परिवार नाम की संस्था है, तो लूट के आधार पर ही हम समृद्ध होंगे। तो शोषण आधारित भोग के लिए आत्मा रहित विकास मॉडल वर्सेस वसुधैव कुटुंबकम। तो 1750 साल तक हम ये रहे। अंग्रेज आए और जब वो वापिस गए तो वर्ल्ड जीडीपी में हमारा शेयर रह गया था 4.25%। जब वो आए 1750 में 24% वर्ल्ड जीडीपी में हमारा शेयर था। बेरोजगारी होती नहीं थी,
हिंदी में, संस्कृत में शब्द ही नहीं है बेरोजगार का, क्योंकि जो चीज़ होती नहीं थी तो उसका होगा क्या। हमारे दर्शन को दिक्कत कहाँ से आनी शुरू हुई? क्योंकि 1750 तक हम समृद्ध थे। हर गांव पूरी एक इकोनॉमिक यूनिट था। उद्योगों के लिहाज से, कृषि के लिहाज से, एग्री प्रोसेसिंग के लिहाज से, उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के प्रोसेसिंग के लिहाज से हर गांव पूरा अपने आप में उद्योग की, कृषि की, सेवा क्षेत्र की, सामाजिकता की, आध्यात्म की, दर्शन की अपने आप में संपूर्ण इकाई था। पूरा एक सिस्टम था। उसका न्याय व्यवस्था कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, ग्राम व्यवस्था कैसी होगी, विकास व्यवस्था कैसी होगी, पूरा सिस्टम था। तो ढाका का मलमल, तो बीकानेर की भुजिया, हल्दीराम की भुजिया कोई, शिवकाशी का हौजरी उद्योग, तिरपुर का हौजरी उद्योग, हरिसन का ताला नहीं, अलीगढ़ का ताला। तो क्लस्टर बेस्ड, इंडिविजुअल बेस्ड नहीं, क्लस्टर बेस्ड पूरी औद्योगिक व्यवस्था थी, इसलिए बेरोजगारी नहीं थी। जब अंग्रेज 1750 में आए तब ये पूरी व्यवस्था ध्वस्त होनी शुरू हुई। बाकियों ने हमारे ग्राम आधारित व्यवस्था जो थी, समृद्धि में से फिर दर्शन, क्योंकि जब सब समृद्ध है तो समाज के एक वर्ग को कहा जाता है कि आप चिंतन करिए, सोचिए, समाज को मार्गदर्शन देने के लिए तंत्र निर्माण कीजिए, उन तंत्रों को रेगुलेट कैसे किया जाए वो सब कीजिए। 1750 से हमारी ग्राम व्यवस्था जब ध्वस्त होनी शुरू हुई तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई। मैकाले के आधार पर यह हमें बताया गया, नौकरी अच्छी। हमारा पूरा गांवों का उद्योग तंत्र ध्वस्त किया गया। पूरा युवाओं में नैरेटिव बिल्डिंग दिया गया कि नौकरी अच्छी, और क्लर्क उत्पादन करने वाला पूरा शिक्षा तंत्र, जैसे पहले भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपसे पूर्व वक्ता ने कहा कि हम प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने आपने ही कहा था जो कि हम प्रयोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मतलब तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन। तो मैकाले ने जो पूरी व्यवस्था ध्वस्त की और यूथ में जो एक नैरेटिव बिल्डिंग हुआ कि नौकरी ही रोजगार है, ये जो मेजर शिफ्ट हमारा एजुकेशन पॉलिसी के कारण आया और युवाओं में ये आया कि नौकरी ही रोजगार है, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मैकाले ने सबसे ज्यादा कुछ खत्म किया तो वो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप खत्म करी, और हम कहां आ गए? 4% तक। अब आगे का 21वीं सदी में जब दीनदयाल जी की बात आती है तो आगे का रोड मैप क्या है? दीनदयाल जी ने, महर्षि अरविंद की बात आई, लेकिन हमारा मानना है कि, क्षमा के साथ मैं निवेदन करता हूं, दीनदयाल जी भी ऋषि थे, लेकिन उन्होंने ये सारा चिंतन राजनीति में और गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में कैसे आए, इस पर उन्होंने एक बड़ी पहल करी, क्योंकि वो राजनीतिक दल के एक अध्यक्ष भी थे, और वही राजनीतिक दल आज सत्ता में है। तो स्वाभाविक रूप से पॉलिसी मेकिंग में दीनदयाल जी ने जो चिंतन दिया था कि वो ग्राउंड पे पॉलिसी मेकिंग में वो चिंतन एक आध्यात्मिक चर्चा बन के ना रहे, वो हमारी पॉलिसी मेकिंग में आ जाए, और सब खुश का मतलब सबको रोजगार हो, सब प्रसन्न का मतलब समाज में ठीक कानून व्यवस्था हो, संस्कार व्यवस्था ठीक हो, संस्कृति ठीक हो। तो दीनदयाल जी सबसे हट के अलग इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सारे भारतीय चिंतन को, जैसे शिवाजी ने किया, वो चिंतन पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नेंस में, प्लानिंग में, प्रोग्राम में, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे एग्जीक्यूट हो, उसका उन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया, जिसे एक आत्म मानव दर्शन कहते हैं। उन्होंने 4 आयाम उसमें लिखे हैं: अर्थायाम,
कामायाम, धर्मायाम, मोक्षायाम। तो उसमें उनका मानना है कि केवल अर्थ अर्थ अर्थ, इससे जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। संतोषपूर्ण जीवन आप नहीं जी सकते। फाइनली लगेगा कुछ मिसिंग है, क्योंकि वो मनुष्य को केवल भौतिक मनुष्य नहीं मानते, वो मानते हैं मन, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इनका समुच्चय। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इसका समुच्चय ये मनुष्य है। और इन चारों का विकास होगा तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। जाते समय मन में एक संतोष रहेगा कि मैं मीनिंगलेस या वेस्ट लाइफ नहीं जी। तो उन्होंने इन चारों का विकास कैसे हो उसका रोड मैप दिया। तो उसमें उन्होंने कहा केवल अर्थ ये जीवन का लक्ष्य है ही नहीं, अल्टीमेटली आप पाओगे कुछ मिसिंग है, क्योंकि एक सीमा तक अर्थ कमा लिया फिर मन कुछ और ढूंढना शुरू करता है ना, अध्यात्म। केवल काम ही काम, इच्छाओं की पूर्ति, ये भी फाइनली आपको जीवन का लक्ष्य नहीं देता। तो कैसे? खाली अर्थ से जीवन नहीं चलेगा, खाली काम से जीवन नहीं चलेगा, खाली धर्म से भी नहीं चलेगा, क्योंकि रोटी तो चाहिए, पैसे से आएगी। भगवान की पूजा करनी है, अगरबत्ती तो पैसे से आएगी। तब उन्होंने कहा शासन का ये दायित्व है, समाज का ये दायित्व है कि समाज को इस प्रकार का वातावरण दे कि वो अर्थ और काम की सभी गतिविधियां धर्म आधारित तरीके से पूरी कर सके। मतलब सोसाइटी की ड्यूटी है कि इस प्रकार का एक सिस्टम दे, धर्मानुकूल सिस्टम, कि जिसमें से मनुष्य अपने अर्थ और काम की सभी जरूरतें वो धर्म आधारित वातावरण में रह के पूरी कर सके। अगर उसको रोजगार है तो फिर उसको गेमिंग पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी आपने कहा तो वो छीनने का, वो असल में वो निचला चेतना का स्तर नहीं है, वो चेतना का प्रारंभिक स्तर है कि अगर भोजन पूरा होगा तो चिंतन शुरू होगा। तो ये समाज का दायित्व है कि इस प्रकार का एक सामाजिक वातावरण दे जिसमें धर्म के साथ अर्थ और काम की गतिविधियां पूर्ण कर सकें। ये दीनदयाल जी ने एक मार्ग दिखाया, उसी में सारा उन्होंने फिर दिया है। उसमें इकोनॉमिक मॉडल भी दिया है। मोक्ष को उन्होंने व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत लेवल ऑफ कॉन्शियस, इसके कारण से समाज और सत्ता पे नहीं छोड़ा, वो व्यक्ति के लिए छोड़ा है। समाज सत्ता से धर्म के आधार पर ये दोनों चीजें उसकी पूर्ति हो सके, वो वातावरण उत्पन्न करना। मैकाले ने, जब मैं कहता हूं हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा वो सब समाप्त किया, तो आज जो दीनदयाल जी के चिंतन की जो सबसे बड़ी प्रासंगिकता है वो ये है कि यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप दोबारा जागे। अभी जो एक मैक्सिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो नौकरी से नहीं आ सकता। ये जो एक नैरेटिव बन गया है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, जीएनयू से पास आउट हूं, मेरे कितने मित्र हैं जीएनयू के पीएचडी हैं, लेकिन आप ये खुद देखिएगा कि जेएनयू के जितने पास आउट हैं क्या ठीक ठाक प्लेस्ड हैं, या इतने भी प्लेस्ड हैं कि एक सम्मानजनक आजीविका वो प्राप्त कर सकें। मेरे कितने मित्र हैं ऐसे। तो उसके आधार पर मैं कहता हूं कि आप भी एक बार जरा इसको देखिएगा, क्या ये सच्चाई है। नौकरियां नहीं हैं, और यूथ में जो एक बन गया है नैरेटिव कि नौकरी ही रोजगार है, तो ये नैरेटिव हम सभी प्राध्यापक गण, बच्चे भी ये सोचें कि नौकरी के अलावा भी रोजगार है। क्योंकि नौकरी तो 4 किस्म की है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहां 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन होती है तो जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र, उसके लिए नगर निगम, नाली खड़ंजा सीवर, और चौथी पीएसयू। ये सब मिला के तो 3 करोड़ 80 लाख नौकरियां देती हैं, प्लस ऑर्गेनाइज सेक्टर, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जहां जीपीएफ कटता है, ये सारी 3 करोड़ 80 लाख नौकरियां देती हैं, पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिला के। यूथ कितने हैं? 75 करोड़ 13 लाख 29 साल तक के यूथ हैं।
डे 1 से 15 साल तक के 37 करोड़, 15 साल से 29 साल तक के 38 करोड़ 13 लाख। हम भारत का सर्वाधिक युवा देश हैं। पूरी दुनिया में यूथ पॉपुलेशन इतनी कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सारा सपना इसी पे टिका हुआ है। 75 करोड़ 13 लाख 29 साल से कम के लोग हैं। नौकरी कितनी है? 3 करोड़ 80 लाख। सबको नौकरी चाहिए, अपने ही जिले में चाहिए, पसंद की चाहिए। संभव है? नहीं है। तो दीनदयाल जी की जब रेलेवेंस आती है 21वीं सदी में, वो यही है कि इस यूथ को हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ डाइवर्ट करें। उनके माइंडसेट को 9वीं से 10वीं से कॉलेज में पीजी करते समय, डॉक्टरेट करते समय, मुझे अपने प्रोफेशन में जाना है और जा सकते हैं। अथाह स्कोप है, 2047 तक अथाह स्कोप है। ये ऐसे हवा में नैरेटिव नहीं है कि 2047 तक विकसित भारत, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 29 साल से नीचे के 75 करोड़ 13 लाख यूथ। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ है, इंग्लैंड की आबादी 6.5 करोड़ है। तो हमारे यहाँ यूथ है और ये स्टडी बताती है कि जिन देशों में यूथ ज़्यादा रहे वहां की इकोनॉमी ने ग्रो किया। ये रिकॉर्डेड स्टडी है कि जिस जिस देश में युवा आबादी जहां ज़्यादा थी वहां ग्रोथ मैक्सिमम उस टाइम हुई। हमारे पास अगले 20, 25, 30 साल तक 2005 से शुरू हो गया है हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, और ये अगले 25-30 साल रहेगा। उसके बाद फिर हम भी, क्योंकि फर्टिलिटी रेट डाउन आ रहा है भारत का भी, जो आधुनिकता के कारण बच्चे कम हों। लेकिन ये 25, 30, 40 साल का हमारे पास ये एक जो लाभ है, क्योंकि यूथ होता है तो पैंट भी 2 खरीदता है, एक आधी फटी हुई भी लेता है, मोबाइल भी लेता है, चश्मा भी लेता है, गॉगल्स लेता है, 1-2 पीस ज़्यादा भी लेता है। तो मार्केट में डिमांड होती है, जिसके कारण से हम दुनिया की सबसे तेज़ ग्रोइंग मार्केट है। किस लिए है? कि हमारे पास यूथ का डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो मार्केट सबसे तेज है, तो हमारे पास तो उतना प्रोडक्शन का मैकेनिज्म ही नहीं है। तो क्या आ रहा है? विदेशी आके बेच रहा है। तो यूथ मोटिवेट हो कि हम अपना मार्केट का, प्रोडक्शन का, हम अपना सेटअप इसको खड़ा करेंगे। कितनी चीज चाहिए? अगर अपनी इंडस्ट्री लगानी है, पूरे गांव-गांव में अगर हमने इंडस्ट्री सेटअप खड़े करने हैं। मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज फर्टिलाइजर केमिकल बेस्ड से सब परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। यहां जितने लोग बैठे हैं, मेरा दावा है किसी ना किसी शुगर, बीपी, किडनी कैंसर के मरीज को जानते होंगे। दुनिया खोज रही है ऑर्गेनिक कुछ हमें प्रोड्यूस मिल जाए, और भारत 450 करोड़ लोगों के लिए ऑर्गेनिक फूड दे सकता है। ऑर्गेनिक फूड, दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। क्यों दे सकता है? भले ही हमारे पास 2.4% लैंड है दुनिया की, लेकिन दुनिया की परसेंटेज में नहीं कह रहा हूं, मेजरमेंट में कह रहा हूं। मैक्सिमम फर्टाइल लैंड हमारे पास है, 18 करोड़ हेक्टेयर। 1/3 इरिगेटेड है, 1/3 रेनफेड है, 1/3 पे इरिगेशन ही नहीं है। मैक्सिमम दुनिया में जितने क्लाइमेटिक जोन है हमारे पास है 15, 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। खैर मैं ऐसी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दुनिया ऑर्गेनिक फूड की तलाश में है, तो हम क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग पे जा सकते, ऑर्गेनिक पे जा सकते, डिजिटल में, ऑनलाइन हम दुनिया में क्यों नहीं सप्लाई कर सकते? क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए ना। काम करने वाले हाथ, 200 करोड़ हाथ है हमारे पास। 100 करोड़ की हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है। 142 करोड़ में से 100 करोड़ की वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब 200 करोड़ हाथ हैं। दुनिया का सबसे तेज दिमाग है भारत में। ये जेनेटिक क्वालिटी हमारी ऐसे नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर जो विकसित हुई, ये अति संपन्नता के कारण दुनिया का बेस्ट ब्रेन हमारे यहाँ है। अनेक कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के सीईओज हमारे लोग हैं।
कंपनी का मालिक नहीं बनते। तो हाथ 200 करोड़ हैं। दुनिया का सबसे तेज दिमाग यहां के यूथ के पास है। अब आती है पैसे की बात। पैसा कहां से आएगा? पिछले साल कितनी एफडीआई आई? पैसे में एक माइंडसेट बन गया, विदेश से इन्वेस्टमेंट आएगा तो ही देश चलेगा। लेकिन मेरा सवाल है कि पिछले साल कितनी एफडीआई आई? $70.97 बिलियन, मतलब $71 बिलियन। उसमें से भी वो राइडर के साथ आती है। राइडर क्या क्या टर्म्स कंडीशंस रहेंगी? आप अपने लेबर लॉज बदलो, आप अपने एनवायरमेंट लॉज बदलो, आप अपने लैंड लॉज बदलो। सुनते हैं ना हम, लैंड एक्विजिशन एक्ट, एनवायरमेंटल चेंजेस। वो राइडर के साथ आते हैं तो भी वो उसमें से 71 में से जो कमा के ले जाते हैं वो तो ले जाते हैं, सिर्फ $20 बिलियन वो ले जाते हैं रॉयल्टी और टेक्निकल फीस के रूप में बाहर। तो एफडीआई आई $71 बिलियन, और भारत में डोमेस्टिक सेविंग कितनी है? ये परसों ही आया है, 28 लाख करोड़ रुपया महिलाओं ने, छोटे लोगों ने अपनी छोटी बचत का बैंकों में जमा कराया है। ये 2021 का डेटा है, 22 का। मतलब $450 बिलियन हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स है। एफडीआई कितनी आई? $71 बिलियन। डोमेस्टिक सेविंग एक साल की, क्योंकि बचत यहां संस्कार है, दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी लोकोक्ति में है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोड़, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये पिछले 30 साल में हम गुल्लक सी ईएमआई पे गए हैं, हमें पता भी नहीं लगा गुल्लक कब फूट गई और ईएमआई पे कब हम शिफ्ट कर गए। फिर भी जो ये आंकड़ा है रिजर्व बैंक का है, $450 बिलियन हमारी एक साल की डोमेस्टिक सेविंग्स है। $450 बिलियन की गोल्ड परचेज हमारी एक साल की। $450 बिलियन हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स है, $450 बिलियन हमारी गोल्ड परचेज है, और भारत के लगभग 3 करोड़ एनआरआईज जो कतर में भी हैं, जो दुबई में भी हैं, जो अमेरिका में भी हैं, जो पूरे यूरोप में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी हैं, कितनी रेमिटेंसेस भेजते हैं? $100 बिलियन। मतलब $1 ट्रिलियन। हम सोचते हैं $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के हमने लक्ष्य रखे और 10 साल में पाएंगे। वो भी नदियों को नाला करके पाएंगे, वो भी संस्कार संस्कृति को नष्ट करके पाएंगे, वो भी गली गली में पब बार ये खोल कर पाएंगे, वो भूमि को बंजर करके पाएंगे, वो वायु को प्रदूषित करके पाएंगे, वो जंगलों को काट के पाएंगे। तो $5 ट्रिलियन के लिए हम तरस रहे हैं। आज 3.7% ग्लोबल जीडीपी में शेयर है हमारा। हमने नदियों को नाला नहीं किया, हमने जंगलों को, पर्यावरण को नष्ट नहीं किया, संस्कार को नष्ट नहीं किया, धरती को बंजर नहीं किया, भूजल को नष्ट नहीं किया, भूजल को विषैला नहीं किया, नदियों को नाला नहीं बनाया। तब हम 32% शेयर पे थे, क्योंकि गांव गांव में एंटरप्रेन्योरशिप का नैरेटिव था। आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हम हैं, 200 करोड़ हाथ हमारे पास हैं, $1 ट्रिलियन की हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स, गोल्ड परचेज और रेमिटेंसेज हैं, 75 करोड़ यूथ का मार्केट है, कुल मिला के 142 करोड़ का हमारा मार्केट है, और हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है? $300 बिलियन पार। तो क्यों नहीं, अगर दीनदयाल जी के चिंतन को बौद्धिक जुगाली से आगे बढ़ाकर जमीन पर कैसे उतारे, इस पर हम यूथ में एक नैरेटिव बिल्डिंग कर सकें कि बी द एंटरप्रेन्योर, डोंट बी द जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर।
आपके पास सब चीजें हैं, आपके पास मार्केट है, अगले 25-30 साल तक मैदान खाली है। हम डिमांड कंस्ट्रेंट हैं। वो बूढ़ों के देश, वो सप्लाई, हम सप्लाई कंस्ट्रेंट हैं। हमारी जितनी मांग है उतना उत्पादन करने का हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का तंत्र नहीं है। बूढ़े विकसित देश वो डिमांड कंस्ट्रेंट है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का इतना बना लिया है कि हमारी मांग वो भेज रहे हैं और हम विदेशों से माल खरीद रहे हैं। बंधुओं, ये चलने वाला नहीं है। अगर ये सब चला तो हम पाएंगे कुछ समय बाद दर्शन की बातें ही समाप्त हो जाएंगी। तो हम आगे और क्या कर सकते हैं? यूथ को यह समझना पड़ेगा, दुनिया, ग्लोबलाइजेशन इज द लेटेस्ट फिलॉसफी। इस वक्त दुनिया में कोई फिलॉसफी नहीं चल रही है। पिछली फिलॉसफी जो कम्युनिज्म है, वो रूस टूटा उसके साथ खत्म हो गई। जो चाइना भी है वो बैसाखियों पे है। वो शासन में कम्युनिस्ट है, वो मार्केट में कैपिटलिस्ट है। 89 में जब उसने थियानमन चौक किया तो सब फिलॉसफी खत्म हो गई थी। तो कम्युनिज्म की फिलॉसफी खत्म है, एक ही फिलॉसफी चल रही है इस वक्त दुनिया में, वो कैपिटलिज्म की फिलॉसफी चल रही है, जिसको WTO में 91 ऑनवर्ड ये शुरू हुआ। और पूरे इस फिलॉसफी ने पूरा, क्योंकि यह आधारित है शोषण आधारित भोग के लिए आत्मा रहित विकास मॉडल। इस विकास मॉडल में आत्मा नहीं है, और जहां आत्मा नहीं है तो मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है, मैटर ही मैटर है, देयर इज नो कॉन्शियस। और जहां कॉन्शियस नहीं है तो वहां आध्यात्म कैसे आ जाएगा? तो वैश्वीकरण ने जो एक इस चुनौती भारत के सामने दी है, अगर हम उसे समझें तो मोटे तौर से अब यह तय हो गया है कि दुनिया 4 चीजों से चलेंगी: एक नियम, एक पद्धति, एक मानक और एक कानून। क्योंकि दुनिया इंटीग्रेट हो गई इकोनॉमी, तो हर चीज के एक नियम, एक पद्धति, एक मानक, एक कानून। उसके मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अपना पूरा अध्यात्म अगर हम देखें तो गांव पर टिका है, और गांव कृषि पे टिका है। आज भी 65 से 70% लोग, भले वो इलिटरेट लगते होंगे, कोलंबस ने कहा ना, ये जो सिविलाइज्ड और प्रिमिटिव, ये 2 शब्द हम सुनते हैं, सभ्य लोग, बर्बर लोग, ये कहां से आए? हम जिन गांवों को कहते हैं कि ये असभ्य है, ये बर्बर हैं, ये शब्द कहां से आए? तो कोलंबस ने जब वो ढूंढते ढूंढते पहुंचा वहां अमेरिका, भारत को ढूंढते ढूंढते पहुंचा, तो देखा बड़ी समृद्धि, हालत उसकी बहुत खराब थी। रेड इंडियंस ने देखा, उनको पता ही ना छल क्या होता, क्योंकि संपन्न थे। कोलंबस की बड़ी सेवा करी, उसको बचाया किसी तरह से, उसकी जान में जान आई तो उसे देखा है तो बड़ी समृद्धि है। राजा को बुलाया, नशीला पदार्थ पिलाया, मार दिया, और उसके बाद बंदूक के दम पर लूट हुई। तब यह शब्द निकला था सिविलाइज्ड। कौन थे सिविलाइज्ड? कोलंबस के साथ ही लुटेरे, वो सिविलाइज्ड। जो रेड इंडियंस, वो कौन थे? प्रिमिटिव। ये शब्द वहां से निकला कि वो लोग जो संस्कारित थे, जो एक विदेशी मरणासन अवस्था में है, उनको छल का पता ही नहीं था, अरे इसकी सेवा करो, ये मर जाएगा, वो प्रिमिटिव। और जो वो ठीक ठाक हो गया, जिनसे सेवा करवा के, और वो लूट रहा है, पूरा ही कब्जा कर लिया, वो सिविलाइज्ड। कहने का मतलब हमारा गांव, हमारा आध्यात्म गांव पर आधारित है, गांव कृषि पर आधारित है। अब जब एक पद्धति, एक कानून, एक मानक और एक नियम ये आ रहे हैं, तो कृषि पे हम ये इस नियम को लागू कर सकते हैं यूथ। अब ये जो कृषि चल रही है ऐसी नहीं चलेगी। दुनिया भर में कृषि के तरीके तय हो गए हैं कि पूरी दुनिया की कृषि एक ही तरीके से होगी। उसमें 4 मानक आ गए हैं: गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड हाइजीन प्रैक्टिस, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस। आप समझते हैं गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस का मतलब? अगर भारत, दुनिया, भगवान ने सब सर्वाधिक
कृषि योग्य भूमि भारत को दी है, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि भारत को दी है। दुनिया में 64 प्रकार की मिट्टी है तो 46 प्रकार की मिट्टी भारत को दी है। दुनिया की सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी भारत को दी है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स भारत को दिए। तो इसका मतलब ये नहीं सारा माल भारत का। अगर आपको ध्यान हो, 2 वर्ष पूर्व जब हमने जो गेहूं के निर्यात पे बैन लगा दिया था तो WTO में डांट पड़ी थी कि आप कैसे रोक सकते हैं खाद्यान्न के निर्यात को। हमने कहा रोका, वाणिज्य मंत्री ने कहा रोका, WTO के जनरल ने कहा, डायरेक्टर जनरल ने, आप कैसे रोक सकते हैं, ऐसे तो दुनिया के लोग भूखे मर जाएंगे। तो वाणिज्य मंत्री ने कहा हम सरकार टू सरकार देने को तैयार है ना। अगर आपकी यही चिंता है वास्तविक कि लोग भूखे मर जाएंगे या अनाज बहुत महंगा हो जाएगा, मानवता को संकट हो जाएगा, तो हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देने को तैयार हैं। हमने कंपनी टू कंपनी तो रोका है। WTO की DG का यह आग्रह था, आप कंपनी टू कंपनी भी नहीं रोक सकते, मतलब गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। इसको अगर इस लाइट में अगर हम देखेंगे तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, गुड हाइजीन प्रैक्टिस और रियल टाइम ट्रेसिंग। 90% किसान 2 हेक्टेयर से कम क्या वो कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो खेती का कारपोरेटाइजेशन होना तय है। हमारा यूथ अगर इसको टाइमली समझ ले, और गांव में बच्चों की बात सब मानते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, पूरा गांव का रकबा 5000 एकड़ का है, चाचा बाबा मेरी बात सुनो, हम कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे, ग्लोबल पैरामीटर्स पे करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे, पूरी दुनिया को अच्छा खाना चाहिए, तो हम फूड पावर बन सकते हैं दुनिया की। और गांव गांव में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, उसका प्रोसेसिंग यूनिट्स, पूरी चेन लग सकती है और हम 450 करोड़ को दे सकते हैं। ये रिसर्च बेस्ड डाटा है। ऑर्गेनिक फूड दे सकते हैं जो दुनिया परेशान हो गई है जहरीले खाने से, और उसके कारण से ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, उसके कारण से हमारी मिट्टी खत्म हो गई है, शस्य श्यामलाम। 95% हमारी जमीन नाइट्रोजन की कमी से जूझ रही है। 90% हमारी कल्टीवेबल लैंड पोटाश की कमी से जूझ रही है। 50% फास्फोरस की कमी से जूझ रही है। सरकारों पे भी 2.5 लाख करोड़ का जो सब्सिडी का वजन पड़ता है, यूरिया कंपनियों को सब्सिडी का। तो हम एग्रीकल्चर को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चों को भेजें। मिल्क, दुनिया के सबसे बड़े मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हैं हम। 23 करोड़ 10 लाख टन हम दूध उत्पादन करते हैं। वो भी तब करते हैं जब हमारा एवरेज मिल्क प्रोडक्शन पर कैटल 6 से 7 लीटर है। ब्राजील ले गया हमारी गिर गाय को 35 लीटर ले रहा है दूध। तो नस्ल सुधार की संभावना तो एक है, लेकिन हमारा यूथ उस मिल्क प्रोडक्शन का कितना पैक्ड होके बिकता है FSSAI के रूल से? 1/3। तो 7 करोड़ 8 करोड़ टन वो अमूल, मदर डेयरी, पराग और जो कोऑपरेटिव्स हैं FSSAI के स्टैंडर्ड से बिक रहा है। 15 करोड़ टन हमारा मिल्क मार्केट रिस्क पर है, क्योंकि जवनिया जब जा रही है, एक मानक एक पद्धति, मानक मतलब खाद्य सुरक्षा मानक, एक मानक एक पद्धति एक नियम एक कानून। तो 15 करोड़ टन हमारा दूध ढोल में बिक रहा है। ये 1-2 साल से ज्यादा नहीं बिकेगा। जितना जल्दी हमारा यूथ शिफ्ट कर लेगा कि मैं अपने 10 किलोमीटर में घूम जाऊंगा, बाबा कितनी भैंस है? 2। बेटा कितनी भैंस है? अम्मा कितनी भैंस है? 4। ठीक है अम्मा, मैं कलेक्शन सेंटर बना रहा हूं, इस इलाके का 30,000 लीटर दूध मैं कलेक्ट करूंगा, उसको FSSAI के स्टैंडर्ड से पैक करूंगा, उसकी ग्रेडिंग करूंगा, टोन, डबल टोन, फुल क्रीम, और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर हमने ये नहीं किया तो ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स के आने जाने में तैयार खड़ा है। अगला है, दुनिया बदल रही है, जैसे सभ्यताएं बदली हैं, पिछली क्रांतियां हुई हैं। यूरोप में क्रांति हुई भारत की लूट से, अंग्रेजों ने लूटा। डिजिटल क्रांति हुई भारतीय दिमाग से। भारत के लोग विदेशों में गए, उनकी कंपनियों के लिए काम किया, हमें वो $8 देते थे, वही सॉफ्टवेयर $80 का बेचते थे। अब दुनिया तरक्की कर रही है भारत के बाजार से। पहली एक तरक्की हुई भारत को लूट कर,
जो अंग्रेज ले गए थे कितने, 45 ट्रिलियन डॉलर। शशि थरूर की किताब है, उसमें बताया आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ग्लोबल इकोनॉमी 103 ट्रिलियन डॉलर की, अंग्रेज लूट के ले गए 45 ट्रिलियन डॉलर। तो भारत को लूट के विश्व समृद्ध हुआ, फिर भारत के दिमाग से विश्व समृद्ध हुआ। अब भारत के बाजार में माल बेचकर दुनिया समृद्ध हो रही है। भारत के यूथ को अपना दिमाग, अपनी पूंजी वो भारत को समृद्ध करने में ही लगानी है। आने वाले टाइम में जो बड़ा चेंज आ रहा है, जिसका अध्यात्म पे भी असर आएगा, वो ये कि सब एआई बेस्ड हो रहा है। तो जब मशीनें हाथ काम करेंगी तो हाथों को तो रोजगार नहीं होगा। तो जब मशीनें उत्पादन करेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, हाथों को रोजगार नहीं है तो उसका उत्पादन खरीदेगा कैसे? तो सरकारी योजनाओं पर आधारित देशों की जनता, वही जो मैंने कहा डीबीटी, 104 करोड़ लोग हमारे डीबीटी पे आ गए हैं। 142 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें बच्चे भी होंगे। तो सामान्य आजीविका से कितने लोग जीवन चला पा रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को संवेदनशील प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, भूखा नहीं मरने दूंगा, मुफ्त राशन दूंगा। बजट में प्रोविजन करते हैं। तो जो अभी आ रहा है कि एआई बेस्ड, बस 2 मिनट और लूंगा मैं, एआई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, मशीन लर्निंग, मशीन से मशीन को कम्युनिकेशन। तो जब हाथों को रोजगार नहीं होगा तो हमें रोजगार के नए क्षेत्र ढूंढने होंगे। मानव सभ्यता में परिवर्तन आए हैं और मानवता ने हमेशा अपने आप को नए परिवर्तनों के हिसाब से ढाला है। तो नए परिवर्तनों पे हमें जाना पड़ेगा, हमें आईपीआर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। न्यू एरियाज ऑफ जनरेटिंग इनकम, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे हम जितने पेटेंट्स करते हैं और जितने शोध करते हैं, हमें उन पे जाना पड़ेगा। और नए एरियाज को भी हमें एक युग परिवर्तन के साथ खोजना पड़ेगा। कहने का मतलब, दीनदयाल जी का जो चिंतन है वो केवल बौद्धिक जुगाली होकर न रहे। उन्होंने जो गवर्नेंस में एम्प्लॉयमेंट को लेकर, लोगों की आजीविका को लेकर, लोगों के योगक्षेम को लेकर, और जो अध्यात्म का अंतिम सिद्धांत है कि सत्ता और समाज इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करे जिसमें धर्म पर रहकर लोग अपने अर्थ और काम की गतिविधियों को पूर्ण कर सकें, तब जाकर फिर वो मोक्ष की तरफ जिसमें रुचि होती है उस अनुकूल वातावरण में बढ़ सके। और मोक्ष अध्यात्म का चरम है, अध्यात्म का परम है। तो इसी के साथ दीनदयाल जी के चिंतन की 21वीं सदी में जो प्रासंगिकता है, मैंने सीमित समय में थोड़ा प्रयास किया। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।